गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। काफी इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये आपका है, जिसे हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल बेसिक से आपको इजीली समझ में आएगा कि चैप्टर क्या है, किस तरह से हम चैप्टर को आगे प्रोसीड करते हैं, वो सब कुछ बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर को, दैट इज फ्रॉम एडिशन कंपाउंड। मतलब कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो है वो किसका पार्ट हमारे पास होता है, वो पार्ट होता है आपका एडिशन कंपाउंड्स का। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे कि आपके एडिशन कंपाउंड्स क्या होंगे। व्हाट इज एडिशन कंपाउंड्स, देखिएगा। जब हम बात करते हैं एडिशन कंपाउंड्स की तो कहेंगे व्हेन टू और मोर देन टू और मोर देन two compounds combine together in a fixed ratio, result in formation of a new crystalline stoichiometric compound known as addition or molecular compound। देखिए क्या कह रहे हैं हम, जब भी हम कोई टू और मोर कंपाउंड्स को जो कि आपस में फिक्स रेशियो में हो, उनको आपस में क्या कर दें, क्रिस्टलाइज कर दें। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। देखिए, मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है जो कि आपका पाउडर फॉर्म में है। मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं बिल्कुल बेसिक से कि मान लीजिए हमारे पास एक कंपाउंड है दैट इज कॉपर सल्फेट, जो कि आपका पाउडर फॉर्म में है। अब इस कॉपर सल्फेट के पाउडर फॉर्म वाले सब्सटेंस के अंदर अगर हम 5 मोल वाटर के ऐड कर देते हैं, ठीक है, लिटिल बिट अमाउंट ऑफ वाटर को अगर हम ऐड करते हैं तो वाटर के मॉलिक्यूल जैसे इसमें ऐड होते हैं तो इस पाउडर फॉर्म कंपाउंड को चेंज करते हैं क्रिस्टल कंपाउंड में, यानी कि CuSO4.5H2। ठीक है, तो इस तरह से जो हमारे पास पहले पाउडर फॉर्म में कॉपर सल्फेट था, जो कि व्हाइट कलर का होता है आपका जनरली, ठीक है, जैसे इसके अंदर स्मॉल एक्सटेंट ऑफ वाटर को ऐड करेंगे तो वाटर जाकर के उसे हल्का सा क्रिस्टलाइज कर देता है। तो यही पाउडर फॉर्म कंपाउंड जो आपका है कॉपर सल्फेट का, वो ब्लू क्रिस्टल्स में चेंज हो जाता है। किसमें? ब्लू क्रिस्टल्स में। इसका मतलब कॉपर सल्फेट जो पाउडर फॉर्म में आपके पास था वो आपका क्रिस्टलाइज हो गया है। ठीक है, तो हमेशा किसी भी पाउडर फॉर्म कंपाउंड को क्रिस्टलाइज करने के लिए उसमें लिटिल बिट एक्सटेंड अमाउंट ऑफ वाटर को ऐड किया जाता है। ठीक है, तो वाटर को ऐड करने से ही आपका क्रिस्टल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, कोई भी टू और मोर कंपाउंड्स ले रहे हैं, ठीक है, उनको फिक्स रेशियो में कंबाइन कर रहे हैं, साथ में उसे क्रिस्टलाइज कर रहे हैं एक न्यू कंपाउंड के अंदर, और जो हमारे पास न्यू कंपाउंड बनेगा वो बना है टू और मोर कंपाउंड के फिक्स रेशियो में एडिशन से, तो इसे हम कहेंगे एडिशन या मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फॉर एन एग्जाम्पल देखिए आप, ठीक है, फॉर एन एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिएगा कि हमने क्या कंपाउंड लिया है। हमने लिया है FeSO4 यानी कि फेरस सल्फेट। इसके अंदर हमने ऐड किया है अमोनियम सल्फेट और लिटिल बिट एक्सटेंड अमाउंट हमने ऐड किया वाटर का। ये वाटर का जो अमाउंट यहाँ पे ऐड कर रहे हैं वो क्या वर्क करता है, ये वर्क करता है इन कंपाउंड्स को क्रिस्टलाइज करने के लिए। ये जो पाउडर फॉर्म में कंपाउंड हमारे पास होते हैं ना, इन्हें क्रिस्टल फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए यूज करते हैं। ज्यादातर आप लोगों ने 11th क्लास में देखा होगा, आपने 11th क्लास में प्रैक्टिकल लैब्स ली होंगी, तो प्रैक्टिकल लैब में आपने एक टाइट्रेशन की होगी। टाइट्रेशन के अंदर हम KMnO4 को ऊपर ब्यूरेट में फिल करते हैं और नीचे की तरफ सॉल्यूशन लेते हैं, दोनों को टाइट्रेट करवाते हैं, ठीक है, जिससे एक एंड पॉइंट पे हमारे पास पिंक कलर आता है। तो जो नीचे सॉल्यूशन लिया जाता है ना कई बार टाइट्रेशन में, वो लेता है फेरस अमोनियम सल्फेट का, जिसे हम बोलते हैं मोर सोल्ट। क्या बोलते हैं? मोर सोल्ट। वो मोर सोल्ट आपका इसमें से बनता है। ठीक है, क्या किया हमने सिंपली फेरस सल्फेट अमोनियम सल्फेट को क्रिस्टलाइज कर दिया वाटर के साथ। तो यहाँ पे ये वो दो कंपाउंड्स हैं जिसे हमने कहा टू कंपाउंड्स, जिन्हें हम क्या कर रहे हैं, फिक्स रेशियो में लेकर के कंबाइंड कर रहे हैं, साथ में वाटर का वर्क यहाँ पे इनको क्रिस्टलाइज करने का रहेगा। तो हमारे पास बनेगा FeSO4 डॉट NH4 का होल ट्वाइस SO4
डॉट 6H2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, जिसे हम कहते हैं मोहर सॉल्ट, ठीक है। ये आपका एक एडिशन कंपाउंड है जिसे हम जनरली यूज करते हैं, डबल सॉल्ट बोल सकते हैं, जिन्हें हम टाइट्रेशन में यूज करते हैं अगेंस्ट KMnO4 के, ठीक है, बिकॉज वहां पे KMnO4 आपका एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है और ये आपका रिड्यूसिंग। चलिए एक और एग्जाम्पल फटाफट देख लेते हैं, जो आपके पास होता है MgCl2 प्लस KCl प्लस 6H2O, तो आपके पास बनेगा KCl डॉट MgCl2 डॉट 6H2, कैर्नेलाइट बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कैर्नेलाइट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जांपल हमारे पास में, यहां भी हमने वाटर को फॉर्म में लिया है इसको क्रिस्टलाइज करने के लिए पाउडर फॉर्म, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, आपने पढ़ा भी होगा, इसे हम बोलते हैं पेंटाहाइड्रेट ऑफ कॉपर सल्फेट, ठीक है, यानी कि वाटर यहां पे यूज होता है फॉर क्रिस्टलाइजेशन। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, जो कि आपके 10th क्लास में छोटा सा टॉपिक था, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वाटर, यानी वाटर हमेशा यहाँ पे पाउडर फॉर्म कंपाउंड को क्रिस्टलाइज करने के लिए यूज किया जा रहा है, ठीक है। और बहुत स्मॉल अमाउंट होता है वहां पे वाटर का, बहुत नंबर ऑफ मोल्स फिक्स होते हैं, लो होते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए इस तरह से हमने देखा कि व्हाट इज एडिशन कंपाउंड, और एडिशन कंपाउंड से कुछ एग्जांपल्स हमने यहाँ पे देखे किस तरह से हम बनाते हैं एडिशन कंपाउंड्स को, ठीक है। जब हम बात करते हैं एडिशन कंपाउंड्स की, देखिएगा यहाँ पर, तो एडिशन कंपाउंड की जब हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एडिशन कंपाउंड्स आपके टोटल 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। कितने टाइप्स के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं, दैट इज डबल सॉल्ट, क्या लिखा है यहाँ पे, एडिशन कंपाउंड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, दैट इज डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्या कहा, डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। अभी डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होते हैं, क्या इन दोनों के बीच डिफरेंस होते हैं, ये कई बार आपसे एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स में, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। तो एक काम कीजिएगा, फटाफट से पहले ले लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम कंटिन्यू करते हैं डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की डेफिनेशन एज वेल इनमें डिफरेंस क्या होते हैं। चलिए हो गया स्क्रीनशॉट, अब फटाफट से देख लेते हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। Okay, now this is double salt and another one is complex compound. यहां पे हमने टैबुलर फॉर्म ले लिया है, जिससे हम दोनों के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन भी कर पाएंगे, एज वेल हम यहाँ पे दोनों के बीच इजीली डिफरेंशिएट भी कर पाएंगे, ठीक है। एग्जाम में कई बार आपसे 1 मार्क्स या 2 मार्क्स क्वेश्चन पूछ लेते हैं, राइट डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। चलिए देखिए, इफ वी टॉक अबाउट डबल सॉल्ट देन यू कैन से these compounds are also known as lattice compound. इन कंपाउंड्स को हम एक और नाम से बोलते हैं, दैट इज लैटिस कंपाउंड्स। बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, तो कहेंगे these compounds are also known as कोऑर्डिनेट कंपाउंड। इन्हीं कंपाउंड्स को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। मतलब यहीं से हमारा चैप्टर जो है वो भी स्टार्ट होने वाला है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी सारी आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर के बारे में पढ़ेंगे, उनके आइसोमेरिज्म वगैरह और उसकी विविडी थ्योरी, सीएफटी थ्योरी वगैरह पूरा डिटेल में पढ़ेंगे इसको अपन चैप्टर। चलिए बात करते हैं आगे। दीज कंपाउंड्स retain their identity in solid state but in aqueous medium individually ionize into ions। सिंपली अगर हम बात करें डबल सॉल्ट की, तो डबल सॉल्ट वो कंपाउंड होंगे जो आपके सॉलिड स्टेट में तो मेंटेन रहेंगे, ठीक है, रिटेन रहेंगे, अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेंगे,
बट जैसे ही इनको हम एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने डिफरेंट डिफरेंट आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं फटाफट से मोल्स का डबल सोल्ट का, तो लेंगे वापस से मोर सोल्ट। मोर सोल्ट की बात करते हैं तो आपके पास फॉर्मूला है FeSO4 डॉट अमोनियम सल्फेट डॉट 6H2। तो हमने क्या कहा कि जब सॉलिड स्टेट की बात आएगी तो ये सॉलिड स्टेट में तो अपने आप को मेंटेन रखेंगे, इनके बीच बॉन्ड्स बने रहेंगे, बट जैसे ही इन्हें डिसॉल्व करते हैं एक्वस मीडियम में तो यहां से ये Fe2 प्लस SO4 माइनस अमोनियम प्लस SO4 माइनस, यानी डिफरेंट डिफरेंट आयंस में आपके डिसोशिएट हो जाते हैं। लाइक दैट मैं आपको समझाता हूं। NaCl, वी नो दैट कि जब भी हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये अपने आयंस पे टूट जाते हैं, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस में। बट यहाँ पे नंबर ऑफ कैटायन एंड एनायन आपका सिंपल 1 है, तो ये मोनोसोल्ट आपका, ठीक है। जबकि यहां पर जो आपके पास में कंपाउंड मैंने लिया है उसमें आपके 2 कैटायंस 2 एनायन इस तरह से प्रेजेंट हैं, तो इन्हें हम डबल सोल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? डबल सोल्ट। और डबल सोल्ट है तब भी आपका ये एक्वस मीडियम में यानी वाटर में डिसॉल्व करने पे ये आपके आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। मतलब जैसे ही इनको वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो ये अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे डबल सोल्ट, ठीक है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं, टॉक अबाउट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, हम कहेंगे दीज कंपाउंड्स मेंटेन देयर आइडेंटिटी इन सॉलिड स्टेट एज वेल इन एक्वस स्टेट। मतलब ये वो कंपाउंड्स होंगे जो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेंगे सॉलिड स्टेट में भी एज वेल इन एक्वस स्टेट में भी। यानी जब इन्हें एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया जाएगा तब भी ये आपके आयंस में डिसोशिएट नहीं होंगे, ठीक है। एग्जांपल हम लेते हैं, फॉर एन एग्जांपल हमारे पास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिया हमने K4FeCN6, ठीक है, जिसमें जब भी इनको एक्वस मीडियम में डिसॉल्व किया जाएगा तो ये आपका Fe2 प्लस Cn नेगेटिव आयन में डिसोशिएट नहीं होंगे। ऐसे कंपाउंड्स को हम कहेंगे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। जबकि ये लैटिस कंपाउंड्स हैं जो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेंगे सॉलिड स्टेट में तो, बट जैसे ही एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे तो ये आपके आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं, ठीक है। बात करते हैं इनकी, दे हैव ओनली 1 टाइप ऑफ वैलेंसी। इनकी जो वैलेंसी होती है वो ओनली 1 टाइप की होती है, ठीक है, एक ही तरह की, ठीक है। जबकि बात करते हैं अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की, दे हैव 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसी। इनकी जो वैलेंसी होती है वो 2 तरह की होती है, ठीक है। दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। पहली वैलेंसी कौन सी होती है? प्राइमरी, जबकि दूसरी कौन सी होती है? आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। इसके बारे में जिस साइंटिस्ट ने हमें बताया था दैट इज अल्फ्रेड वर्नर साइंटिस्ट, जिसे बोला गया था वर्नर थ्योरी। दैट मीन्स अगला टॉपिक जो हमारे पास में होगा वो वर्नर थ्योरी होगा। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि वर्नर थ्योरी में जो आपके साइंटिस्ट है वर्नर, अल्फ्रेड वर्नर, उन्होंने सबसे पहले बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की थी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स के बारे में कि किस तरह से मेटल आयंस और लिगेंड्स होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज होती है, उनके बीच में कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनता है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। ये सारी इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी, ठीक है। साथ में उन्होंने अपने कुछ पोस्टुलेट दिए थे जिन्हें वर्नर पोस्टुलेट कहा जाता है। इनके बारे में हम डिटेल में स्टडी यहाँ पे करने वाले हैं अब, ठीक है। तो डबल सोल्ट को हम यहाँ पे छोड़ रहे हैं, ठीक है। हमारा जो टॉपिक है, हमारा जो चैप्टर है वो अब स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स, जिनके बारे में सबसे पहले इंफॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की थी अल्फ्रेड वर्नर ने, जिसे वर्नर थ्योरी कहा गया, जिसे हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। दैट आर द डिफरेंस बिटवीन डबल सोल्ट एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। दीज आर ऑल्सो नोन एज लैटिस कंपाउंड, इन्हें हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट कंपाउंड। ये अपनी आइडेंटिटी मेंटेन रखते हैं सॉलिड स्टेट एज वेल एज इन एक्वस मीडियम में, जबकि ये अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखेंगे ये आपकी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं सॉलिड स्टेट में, बट एक्वस मीडियम में ये आयंस में डिसोशिएट हो जाते हैं। जबकि कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स की अगर हम बात करते हैं तो ये कंपाउंड जो है वो अपनी आइडेंटिटी को मेंटेन रखते हैं सॉलिड एज वेल एज इन एक्वस मीडियम, यानी एक्वस मीडियम में भी ये आपके आयंस में डिसोशिएट नहीं होते, ठीक है। अब यहाँ पे बात करने वाले थे अपन की इनकी, तो डबल सोल्ट के अंदर ये आपकी केवल एक ही टाइप की वैलेंसी में प्रेजेंट होती है, जबकि कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में यहाँ पे 2 तरह की वैलेंसी इनके अंदर प्रेजेंट होती है। फटाफट से ले लीजिए आप इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं वर्नर थ्योरी को।
चलिए हो गया स्क्रीनशॉट। अब फटाफट से देख लेते हैं हम वर्नर थ्योरी के पोस्टुलेट्स को। व्हाट इज वर्नर थ्योरी एंड देयर पोस्टुलेट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। वर्नर थ्योरी देखिए, जब हम बात करेंगे अल्फ्रेड वर्नर की तो इन्होंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू वर्नर a coordinate compound is formed. A coordinate compound is formed by reaction of metal ion with ligands. ठीक है, अब मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करता हूं थोड़ा सा कि आपके पास में कोई मेटल आयन है मान लीजिए। अब मेटल्स क्या होते हैं, मेटल्स आपके होते हैं इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन नेचर। देखो बिल्कुल स्टार्टिंग से समझिए इन चीजों को, क्योंकि अगर आपको आज का लेक्चर समझने प्रॉपर आता है तो आगे का जो चैप्टर है वो आपके लिए काफी इजी बन जाएगा। ठीक है, तो मेटल्स वो होंगे जिनके ऑर्बिटल्स यानी वैकेंट रहेंगे, या यू कैन से कि मेटल्स जो होंगे वो आपके इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और कैरी करते हैं पॉजिटिव चार्ज को। ठीक है, यानी कि मेटल्स की अगर मैं बात करूं तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। जब इनकी रिएक्शंस होती है किनसे, लिगेंड से। अब देखिए अभी एक नया टर्म आ गया आपके पास में कि व्हाट इज लिगेंड। तो लिगेंड की बात यहां पे अपन कर लेते हैं कि लिगेंड्स जो होते हैं वो आपके होते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज। जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं उन्हें बोलेंगे लिगेंड्स, यानी जिनके पास कम से कम एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो, या तो वो नेगेटिवली चार्ज हो या उसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट हो। ठीक है, ऐसी स्पीसीज यानी सिंपली कहें तो कोई भी एक नेगेटिवली चार्ज या कोई न्यूट्रल स्पीसीज जिसके पास लॉन पेयर प्रेजेंट हो या इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो, वो आपका बिहेव करता है एज ए लिगेंड। लिगेंड किन्हें कहेंगे, लिगेंड आर दोज स्पीसीज विच कंटेन एटलीस्ट वन इलेक्ट्रॉन पेयर, जो अगर नेगेटिव फॉर्म में हो। समझ रहे हो। अब मैं आपको बता देता हूं, नेगेटिव फॉर्म में अगर आपके पास में कोई एलिमेंट है तो मान लीजिए क्लोरीन है, आपके पास में Br नेगेटिव है। ठीक है, कोई न्यूट्रल अमोनिया हो सकता है जिसमें आपके नाइट्रोजन के पास में एक इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है, वाटर हो सकता है जिसमें आपके ऑक्सीजन के पास में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट है। तो ये सब स्पीसीज जो है वो आपके बिहेव करती हैं एज ए लिगेंड। ठीक है, तो ये कहा गया वर्नर थ्योरी के अकॉर्डिंग कि जब भी कोई मेटल आयन आपका किसी इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज से रिएक्ट करता है, ठीक है, जैसे मान लीजिए इसने इससे रिएक्ट किया तो यहां पर ये स्पीसीज तो है इलेक्ट्रॉन डोनर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डोनर है ये सब के सब। ठीक है, और ये है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, अब हुआ क्या कि इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो इसे डोनेट करेगा, मेटल आयन को करेगा। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से जो आपका बॉन्ड बन रहा है वो क्लोरीन और मेटल के बीच बन रहा है। अगर ब्रोमीन करा तो ब्रोमीन मेटल के बीच बन रहा है, अगर ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं तो अमोनिया और मेटल के बीच बन रहा है। ठीक है, तो यहां पे जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया जाएगा उससे आपका बॉन्ड बनेगा, वो बॉन्ड बनेगा डायरेक्शनल बॉन्ड या कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या बोलेंगे इसे, डायरेक्शनल। डायरेक्शनल क्यों बोलते हैं, बिकॉज हमें यहाँ पे बॉन्ड बनने का डायरेक्शन पता रहता है कि डायरेक्शन किस तरफ है, क्लोरीन से मेटल की ओर है, डायरेक्शन किस तरफ है, अमोनिया से मेटल की ओर है। दैट्स व्हाई दिस बॉन्ड इज आल्सो नोन एज डायरेक्शनल बॉन्ड, और यू कैन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो यहाँ पे क्लोरीन और मेटल के बीच बना बॉन्ड। ठीक है, इस बॉन्ड को हम बोलेंगे डायरेक्शनल बॉन्ड। ये देखिए, या फिर यहाँ पे आपका अमोनिया हो सकता है, Br हो सकता है, या फिर आपका वाटर हो सकता है। ये सब इससे बॉन्ड बना रहे हैं। ठीक है, हमें एक चीज क्लियरली समझ में यहाँ पर आ गई है कि नाइट्रोजन ने या ऑक्सीजन ने अपना लोन पे डोनेट करके साथ में क्या बनाया, बॉन्ड बनाया है। वो बॉन्ड आपका डायरेक्शनल बॉन्ड है, इसे ही हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड को रिप्रेजेंट करने का सबसे सही तरीका क्या है, एरो। एरो किस तरफ है, मेटल की तरफ। ये एरो ये रिप्रेजेंट करती है बच्चों कि क्लोरीन जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन मेटल को डोनेट कर रहा है। तो यहां पर आपका बॉन्ड कौन सा बना, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना। बट एक चीज ध्यान से देखिएगा कि क्लोरीन ने जब अपना नेगेटिव चार्ज यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेगेटिव चार्ज का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है, लोन पेयर का मतलब भी 2 इलेक्ट्रॉन्स होता है। ये इलेक्ट्रॉन जब ये इसे दे रहा है तो ये इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में शेयरिंग स्टेट में भी है, मतलब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर भी हुआ है और इलेक्ट्रॉन क्लोरीन और मेटल के बीच में शेयरिंग स्टेट में भी प्रेजेंट है। ठीक है ना, इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी मेटल के पास में
जब किसी मेटल के पास में वैकेंट ऑर्बिटल होगा, ठीक है, कंप्लीटली वैकेंट ऑर्बिटल होगा, तो उसे कम से कम 2 डोनर एटम्स की रिक्वायरमेंट होती है इलेक्ट्रॉन के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में क्लोरीन और मेटल के बीच क्या बन गया, बॉन्ड, इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहा, और बनने वाला कंपाउंड जो होगा वो आपका होगा मेटल Cl के एक्स मॉलिक्यूल या मेटल NH3 के एक्स मॉलिक्यूल यहाँ पर आपके पास बन जाएंगे। इस कंपाउंड को हम क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेट कंपाउंड। सिंपल, बहुत सिंपल, कि वेन एवर एन मेटल रिएक्ट करती है किसी लिगेंड के साथ, लिगेंड मतलब इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज के साथ, तो इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करती है मेटल आयन के उन ऑर्बिटल्स को जिनके पास में इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने से इलेक्ट्रॉन डोनर स्पीसीज और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में आपका एक बॉन्ड बनता है, जिस बॉन्ड को हम बोलेंगे डायरेक्शनल बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड, एंड बनने वाले कंपाउंड को हम कहेंगे कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ठीक है। मेटल पे अगर पॉजिटिव 1 चार्ज है तो यहाँ पे 2 लिगेंड यहाँ डोनेट किए जाएंगे, अगर 2 पॉजिटिव है तो 4 होंगे, 3 पॉजिटिव है तो 6 लिगेंड होंगे आपके पास में, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास में आ गया है कि मेटल के साथ में ये लिगेंड, इसके एक्समोल, तो ये आपका बन गया कोऑर्डिनेट कंपाउंड। क्या बन गया है, कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपके पास यहाँ बन गया है, ठीक है। द कोऑर्डिनेट कंपाउंड इज ऑलवेज फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल आयन विथ लिगेंड। जो होगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डोनर, उसे हम कहते हैं लुईस बेस। क्या कहते हैं, लुईस बेस। और जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है उसे हम कहते हैं लुईस एसिड, ठीक है। तो पहली थ्योरी आपके पास में जो आती है वर्नर की, वो ये आती है कि एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड ऑलवेज फॉर्म्ड होता है बाय द रिएक्शन ऑफ मेटल आयन विद लिगेंड, जहां पे इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लिगेंड किसको, मेटल आयन को, जिससे इनके बीच बनने वाला बॉन्ड डायरेक्शनल या कोऑर्डिनेट बॉन्ड होगा, और बनने वाला कंपाउंड कौन सा होगा, कोऑर्डिनेट कंपाउंड होगा। सेकंड जो इन्होंने कहा वो ये कहा, ए कोऑर्डिनेट कंपाउंड, जो भी आपके पास कोऑर्डिनेट कंपाउंड बना है, हैज टू टाइप ऑफ लिंकेज। इनके पास 2 तरह की लिंकेज होती है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंडरी वैलेंसी। क्या कहा कि इनके पास 2 तरह की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है आपकी सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। थर्ड पॉइंट जो हमारे पास में बना, ठीक है, वो क्या बना, प्राइमरी वैलेंसी जो होगी वो होगी आपकी इज आयनाइजेबल। कैसी होती है, आयनाइजेबल होती है, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी कैसी होती है आपकी, आयनाइजेबल। इसका मतलब प्राइमरी वैलेंसी आपकी आयंस में डिसोशिएट हो जाती है, which is satisfied by only negative ions, जो कि नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई होती है। बात करें इसके थर्ड पोस्टुलेट की, तो क्या कहा गया, सेकेंडरी वैलेंसी जो होगी वो होगी नॉन आयनाइजेबल। कैसी होगी, नॉन आयनाइजेबल होगी। कैसी होगी, नॉन आयनाइजेबल, which is satisfied by either neutral or negative ions, या तो किसी न्यूट्रल आयन के साथ, न्यूट्रल मॉलिक्यूल से, या फिर किसी नेगेटिव आयन के साथ में वो सेटिस्फाई हो सकती है, ठीक है। सिंपली समझिएगा क्या कहा वर्नर ने ये कहा कि कोई भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड होता है उसमें 2 तरह की लिंकेज होती है, ठीक है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, एक होती है सेकेंडरी वैलेंसी। जो होगी प्राइमरी वैलेंसी बच्चों, वो होगी आपकी आयनाइजेबल, यानी कि आयंस में डिसोशिएट हो जाती है, जबकि जो होगी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी वो होती है नॉन आयनाइजेबल। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो आपकी सेटिस्फाई होती है बाय ओनली नेगेटिव आयंस, और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो सेटिस्फाई होती है विथ या तो किसी न्यूट्रल स्पीसीज से या किसी नेगेटिव आयन से, दोनों से हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ ना कि न्यूट्रल या नेगेटिव आयन, ये 2 आपके पास में है। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी मेटल के साथ में लिगेंड प्रेजेंट होंगे वही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी होगी। मैं अभी आपको एक एग्जांपल से एक्सप्लेन भी कर दूंगा, ठीक है। लास्ट पोस्टुलेट ये कहा क्या कि ऑल लिगेंड्स जो होते हैं आपके, ऑल लिगेंड्स आर septal arranged with
मेटल आयन किसके साथ अरेंज होते हैं? मेटल आयन के साथ, नोन एज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। उसे कहेंगे कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। क्या कहेंगे? कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। ठीक है, मतलब जो भी आपका लिगेंड्स के साथ, जो भी आपका मेटल आयन के साथ में लिगेंड्स का अरेंजमेंट है कि किसी मेटल आयन के साथ में लिगेंड किस तरह से अरेंज होते हैं, उस पूरे अरेंजमेंट को हमने कहा कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। इस कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन के बारे में अपन डिटेल में आगे डिस्कस करेंगे कि मेटल के साथ में अगर 4 लिगेंड्स हैं, 4 लिगेंड्स हैं, तो वो आपके टेट्राहेड्रली भी अरेंज हो सकते हैं, स्क्वायर प्लेनर फॉर्म में भी आ सकते हैं। 5 लिगेंड है तो कौन सी स्ट्रक्चर बनेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल बन सकती है। 6 लिगेंड होने के केस में कौन सी बनेगी? ऑक्टाहेड्रल बनेगी। इन सब के बारे में हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल इसके 4 पोस्टुलेट्स आपको समझ में आ गए होंगे। 1 कि इसकी किसी भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड के अंदर 2 टाइप के लिंकेज होते हैं, 2 तरह की वैलेंसी होती है, प्राइमरी सेकेंडरी। प्राइमरी वैलेंसी सेटिस्फाई होती है नेगेटिव आयन से, इसका मतलब वो आयनाइजेबल होती है, आयंस में डिसोशिएट हो जाती है। सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, जो सेटिस्फाई होती है किसी न्यूट्रल स्पीसीज से या फिर नेगेटिव आयन से भी हो सकती है। ठीक है, और जितने भी लिगेंड्स होते हैं जो मेटल के सराउंडेड होते हैं, मेटल आयन से कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं, तो किसी भी मेटल आयन के साथ में बने हुए ऑल लिगेंड्स के कोऑर्डिनेट बॉन्ड किस तरह से अरेंज होते हैं, कौन सी स्ट्रक्चर बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। फटाफट से लीजिए इसका स्क्रीनशॉट, इसके बाद में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि क्या आपके पास में प्राइमरी एंड सेकेंडरी वैलेंसी हो सकती है। ठीक है, चलिए हो गया। अब देखते हैं फटाफट से। देखिए, मैंने आपसे क्या कहा कि मान लीजिए आपके पास में कोऑर्डिनेट कंपाउंड है, दैट इज कोबाल्ट NH3 का होल 6 Cl3। ये आपके पास एक कोऑर्डिनेट कंपाउंड है। जब इसे हम एक्वस मीडियम में डालते हैं, किसमें डालते हैं? एक्वस मीडियम में। ठीक है, तो ये डिसोशिएट होता है CO NH3 3 पॉजिटिव प्लस 3 Cl नेगेटिव आयंस में। ये 3 Cl नेगेटिव आयंस आपके टूट जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो Cl नेगेटिव आयन है जो आपके आयनाइज हुए हैं। क्या हुए हैं? आयोनाइज। अब जब आयोनाइज हुए, इसका मतलब ये आपकी है प्राइमरी वैलेंसी। क्या है? प्राइमरी वैलेंसी। जबकि ये वो पार्ट है जो आपका नॉन आयोनाइज हुआ है, न्यूट्रल है, अमोनिया। ठीक है, इसका मतलब ये है आपका नॉन आयोनाइजेबल पार्ट, और नॉन आयोनाइजेबल पार्ट है, इसका मतलब ये आपका है सेकेंडरी वैलेंसी। क्या है? सेकेंडरी वैलेंसी आपके पास यहां पर आ गई है। तो सेकेंडरी वैलेंसी ऑलवेज आपकी वो होगी जो आपके लिगेंड के साथ, सॉरी मेटल आयन के साथ में जो टोटल नंबर ऑफ लिगेंड्स अरेंज्ड हैं वही होगी, चाहे वो न्यूट्रल हो, चाहे वो क्या हो आपका नेगेटिवली चार्ज। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि मेटल आयन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाली 2 स्पीसीज होती है, एक तो नेगेटिवली चार्ज या फिर न्यूट्रल जिसके पास में इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट हो, तो वो आपकी हो जाएगी सेकेंडरी वैलेंसी। जबकि इसके राइट हैंड साइड में जो स्क्वायर ब्रैकेट में इंक्लोज पार्ट है, उसके राइट हैंड साइड में जो आपका नेगेटिवली चार्ज आयन होगा वो आपकी प्राइमरी वैलेंसी होगी, जिससे हम आयन में डिसोशिएट कर सकते हैं। देखो बच्चों, के इसके स्ट्रक्चर बनाता हूं। देखो, कोबाल्ट के साथ में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है NH3 का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है NH3 का, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है NH3 का, कोऑर्डिनेट NH3, कोऑर्डिनेट NH3, कोऑर्डिनेट NH3 और कोऑर्डिनेट NH3। तो ये स्ट्रक्चर जो बन के आएगी ना आपके पास है, वो ऑक्टाहेड्रल बनेगी। ठीक है, तो इस मेटल के साथ में जितने भी लिगेंड्स आपके अरेंज्ड हैं, जितने भी लिगेंड आपके अरेंज्ड हैं, उसकी स्ट्रक्चर को हमने कहा था 4th पोस्टुलेट, दैट इज कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन, जो आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे बाद में। और इसके साथ में जो 3 Cl है वो आपके इस तरह से रह जाएंगे डॉटेड के साथ में, Cl, Cl और Cl। अब आप समझ पा रहे ना कि यहाँ पे Cl यानी प्राइमरी वैलेंसी जो है उसको हम डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है उसको डार्क लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये पार्ट तो सारे के सारे कोऑर्डिनेट बॉन्ड से बने हुए हैं, तो ये तो आपके इजीली डिसोशिएट होंगे नहीं जब इसे एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे, बट इन्हें जब एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करेंगे तो ये वाला पार्ट आपका टूट सकता है। इसीलिए आपके 3 Cl नेगेटिव आयन जो अलग होते हैं, आयनाइजेबल पार्ट है, प्राइमरी वैलेंसी है। जबकि NH3 जितने भी आपके अटैच है वो आपके सेकेंडरी वैलेंसी है, नॉन आयनाइजेबल, जिसे एक्वस मीडियम में डालने पे डिसोशिएट नहीं होते। तभी तो इसे हमने कोऑर्डिनेट कंपाउंड कहा है। पढ़ाई थी ना मैंने आपको, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होते हैं? वो कंपाउंड जिन्हें जो मेंटेन रखते हैं अपनी आइडेंटिटी को सॉलिड स्टेट में भी और एक्वस मीडियम में भी, लेकिन इसमें भी एक पार्ट ऐसा होता है जो आयनाइज हो जाता है, दैट इज प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। अब चलिए मैं आपको फटाफट से बताता हूं कि इस पे बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से आपसे पूछते हैं। ठीक है, देखिए
क्वेश्चन जो है वो आपसे कुछ इस तरह का पूछा जाएगा, कैलकुलेट सेकेंडरी वैलेंसी ऑफ these compounds when number of AgCl formed on mixing excess amount of AgNO3। देखिए एक बड़ा फेमस क्वेश्चन है जो आपके सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी पे बेस्ड होता है, ठीक है। और इस क्वेश्चन को कई बार पूछा भी गया है आपके सीबीएसई एंड आरबीसी बोर्ड एग्जाम्स में, ठीक है। तो बता देता हूं क्वेश्चन किस तरह का होगा। मान लीजिए आपको यहाँ पे कंपाउंड दिया गया है PdCl2.4NH3, ठीक है। सेकेंड दिया गया है आपको निकिल Cl2.6H2O। नेक्स्ट आपको दिया गया है यहाँ पे आपको मान लीजिए निकिल, और आपको यहाँ पे दिया गया है Cl2.5NH3, ठीक है। और यहां पर आपको दिया गया है एक और कंपाउंड कोबाल्ट के साथ में आपको दिया गया है Cl2.2NH3, ठीक है। ये कंपाउंड आपको दिया गया है, मान लीजिए ये भी पीडी के साथ ही आपका, ठीक है। ये कंपाउंड आपको दिए गए। आपको ये कहा गया क्वेश्चन में कि कुछ कंपाउंड्स आपको गिवन है, इसमें आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 मिक्स करना है। सुनिए क्वेश्चन को बड़े ध्यान से कि कंपाउंड्स दिए हुए हैं, इनके अंदर आपको सब में AgNO3 मिक्स करना है। AgNO3 का अमाउंट क्या लेना आपको, एक्सेस, जितना आपको रिक्वायरमेंट है उतना लीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिया। बट उसको मिक्स करने के बाद में आपके पास में क्या बन जाता है बच्चों, AgCl बनता है। क्या बनता है, AgCl। और आपको क्वेश्चन में ही गिवन है कि इस वाले इक्वेशन में बनेगा 2 मोल, इसमें बनेगा आपके पास 2 मोल, इसमें बनेगा आपके पास में 1 मोल, इसमें बनेगा 0 मोल। ये आपसे कहा गया है कि व्हेनेवर इस कंपाउंड में हम एक्सेस अमाउंट ऑफ AgN3 को मिलाएंगे तो 2 मोल AgCl बनेगा, इसमें मिलाएंगे तो 2 मोल बनेगा, इसमें मिलाएंगे तो 1 मिलेगा, इसमें मिलाएंगे तो 0 बनेगा। इतना क्वेश्चन आपको दिया गया है। और आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, ये डेटा आपको गिवन है और आपसे पूछा यह गया है कि आपको अब कैलकुलेट करनी है सेकेंडरी वैलेंसी। तो देखो किस तरह से कैलकुलेट करेंगे हम सेकेंडरी वैलेंसी को, वो बड़े ध्यान से देखिएगा। अब एक बात बताइए कि जब इस कंपाउंड में मैं AgNO3 को मिक्स करूंगा तो मेरे पास में 2 मोल AgCl के बनने चाहिए, राइट। अब 2 मोल AgCl के कब बनेंगे बच्चों, जब मैं यहाँ पे 2 मोल AgNO3 के लूंगा। अब 2 मोल AgNO3 को लेने पे 2 Ag एंड 2 Cl दोनों को मिक्स करने पे 2 मोल AgCl बन जाएगा मेरे पास, कंप्लीट। तो चलिए क्या हुआ, 2 मोल AgCl तो आपका बन गया। अब आपके पास इस कंपाउंड में क्या बचा, देखिए आंसर ऑफ फर्स्ट। इसमें आपके पास बचा PD जो कि आपका मेटल है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो इंक्लोज्ड पार्ट होता है वो होती है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्या होती है, कोऑर्डिनेशन एंटिटी या कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके अंदर इस जगह पे जो लिखा जाएगा वो ऑलवेज होगा मेटल आयन, और इसके साथ में जो लिखा जाएगा वो लिगेंड के मोल्स होंगे। ये तो आपने पढ़ ही लिया है, फिक्स है। और इस तरफ जो आएगा वो आपका आएगा नेगेटिव काउंटर आयन, और इस तरफ जो आएगा वो आएगा पॉजिटिव काउंटर आयन। इस तरफ जो आएगा वो नेगेटिव आयन है ना, वही प्राइमरी वैलेंसी होती है। और ये लिगेंड्स का जो नंबर होता है ना, वो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है। नॉन आयनाइजेबल, ये आयनाइजेबल पार्ट होता है। तो बताइए आपके पास क्या क्या बचा, PD मेटल जो स्क्वायर ब्रैकेट में इनक्लोज पार्ट होगा, PD के साथ में 2 Cl के मोलिक्यूल तो चले गए आपके AgCl को बनाने में, चले गए थे। तो आपके पास क्या बचा, ओनली 4 मोल NH3 जो कि आपका न्यूट्रल है और इलेक्ट्रॉन पेयर कंटेन करता है, तो ये आपका लिगेंड हो गया। तो आपके पास में NH3 के 4 मोल बच जाएंगे, ये लीजिए, ठीक है। अब 2 Ag और 2 Cl तो बना गया बाहर, और बचा आपके पास 2 NO3, तो 2 NO3 के मोल्स आपके बाहर की ओर बन जाएंगे। तो बताइए अब इसके अंदर कितनी सेकेंडरी वैलेंसी है, सिंपल, सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 4। कितनी है, 4। और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2 है, सिंपल, ठीक है। चलिए इस वाले को सॉल्व करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि NiCl2.6H2 आपको गिवन है, इसके अंदर आपको एक्सेस अमाउंट ऑफ AgNO3 मिक्स करना है, तो 2 मोल AgCl आपके पास बनेगा। तो ऑब्वियसली अगेन मुझे 2 मोल AgNO3 मिक्स करने पड़ेंगे। 2 Ag एंड 2 Cl दोनों मिला के क्या बना लेंगे, 2 AgCl बना लेंगे। तो हमारे पास बताओ क्या बच गया, हमारे पास बच गया निकिल इज इक्वल टू, क्या बचा, निकिल, निकिल में Cl2 चला गया बाहर, तो आपके पास 6 मोल H2O बचा, तो H2O का होल 6 आ गया और 2 NO3 नेगेटिव बाहर आ गया। सिंपल। इस बार हमारे पास सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6।
बिकॉज H2 के 6 मोल हमारे पास है। यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 4 है। ठीक है, चलो थर्ड वाले को सोल्व करते हैं। अगेन इसमें हम AgNO3 मिक्स करेंगे, बट देखिए क्वेश्चन में इस बार ध्यान से कि आपके पास में AgCl एक ही बनना चाहिए। कितना बनना चाहिए, 1 मोल। अगर 1 मोल बनेगा तो एक ही AgNO3 लेंगे। अगर 1 मोल AgNO3 लेंगे तो 1 मोल Ag का 1 मोल Cl का क्या निकल गया बाहर, आपके पास में AgCl बन गया ये दोनों से। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे आपका एक Ag एक Cl से 1 मोल AgCl बन गया अपना, लेकिन यहाँ पे एक Cl तो बचा है, एक Cl तो बचा है, तो वहां पे लिखेंगे Na। ठीक है, 5 मोल बचे हैं अमोनिया के, तो अमोनिया के बचे 5 मोल, 1 मोल बचा Cl का, ये लो। अब बताइए NH3 जो यहाँ पे है वो न्यूट्रल है, Cl जो है वहां पे नेगेटिव लिगेंड है। दोनों ही कैसे लिगेंड है, एक न्यूट्रल एक नेगेटिवली चार्ज है। और बाहर की तरफ क्या बच गया, आपका NO3 नेगेटिव आयन बच गया है। ठीक है, तो इस बार बताइए सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 5 मोल अमोनिया के 1 मोल Cl का। मैंने कहा था सेकेंडरी वैलेंसी नॉन आयनाइजेबल होती है, एज वेल सेकेंडरी वैलेंसी जो होती है वो सेटिस्फाई होती है या तो न्यूट्रल स्पीसीज से या नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज से। तो दोनों ही क्या है आपके, नेगेटिवली चार्ज और न्यूट्रल, इसका मतलब 6 के 6 आपके हो गए। तो यहां पर आपकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो गई, 6, जबकि प्राइमरी कितनी है, 1 है। ठीक है, इस वाले कंपाउंड को सोल्व करते हैं। तो क्या कहा गया कि PdCl2.2NH3 के अंदर जब अपन AgNO3 मिक्स करेंगे तो कितने मोल बनेंगे, 0 मोल। अरे 0 मोल बनेंगे तो हम लेंगे ही क्यों, ठीक है, क्योंकि AgCl बनाना नहीं है अपन को, तो यहाँ पे कुछ नहीं लिया जाएगा। केवल आपके पास क्या बचा, PD के साथ में 2 मोल Cl2 के, 2 मोल NH3 के, तो PdNH3 का होल ट्वाइस और Cl2 आपके पास बच गया है। 2 मोल अमोनिया के जो न्यूट्रल स्पीसीज है, 2 मोल आपके क्लोरीन के, दोनों लिगेंड्स हैं। इसका मतलब यहाँ पे सेकेंडरी वैलेंसी कितनी आ गई आपके पास में, 4 आ गई है। सिंपल है, सेकेंडरी वैलेंसी इजिली कैलकुलेट हम कर सकते हैं इस तरह से, हमारे पास अगर क्वेश्चन आता है तो। ठीक है, एक क्वेश्चन और पूछ सकते हैं आपसे बच्चों, क्या कि इन सब में से सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी कौन शो करेगा। तो ऑब्वियसली जिसके पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स होंगे आयनाइज होने वाले, यानी प्राइमरी वैलेंसी जिसकी सबसे ज्यादा होगी वो सबसे ज्यादा आयनाइज होगा और वही आपका कंडक्टिविटी शो करेगा। बिकॉज वी नो दैट कि आयन्स के मूवमेंट से कंडक्टिविटी अराइज होती है। तो यहाँ पे फर्स्ट जिसमें 2 आयन बने थे NO3 के, ये वाला फर्स्ट और ये सेकंड, इन दोनों की कंडक्टिविटी सेम रहेगी बिकॉज यहाँ पे 2 आयन्स बन रहे हैं नाइट्रेट की। इस वाली कंडक्टिविटी इनसे कम होगी बिकॉज यहाँ पे 1 ही मोल बन रहा है नाइट्रेट का। इसकी कंडक्टिविटी सबसे कम होगी बिकॉज यहाँ पे कोई प्राइमरी वैलेंसी आपकी नहीं है। ठीक है, तो 3 तरह के क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं, कैलकुलेशन ऑफ सेकेंडरी वैलेंसी, कैलकुलेशन ऑफ प्राइमरी वैलेंसी एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिविटी के बारे में भी पूछ सकते हैं आपसे। ठीक है, तो बड़ा सिंपल है, जो जो आपसे कहा गया है वो कर लीजिए, जो बच गया आपके पास वो लिख लीजिए, फिर आप सेकेंडरी वैलेंसी प्राइमरी वैलेंसी आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहां पर हमारी वर्नर थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो जाती है। आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे हमारा जो भी कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स हमारे पास होते हैं उनसे रिलेटेड जो भी हमारे पास टर्म्स एंड डेफिनेशंस होती है उनको हम कंप्लीट आउट करेंगे। मतलब नेक्स्ट लेक्चर में भी हमारा बेसिक पार्ट होने वाला है कि कोऑर्डिनेट कंपाउंड से रिलेटेड जो भी टर्म्स होती हैं, जो भी डेफिनेशंस होती हैं, उनको हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।